हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादप में परिवहन। तो देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में हमने देखा था परिवहन तंत्र, उसी प्रकार से पादपों में भी यानी कि पौधों में भी परिवहन तंत्र पाया जाता है ना। देखिए क्या होता है कि पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज मृदा से प्राप्त की जाती है, जिसका अवशोषण मृदा के संपर्क में रहने वाले जड़ों के द्वारा किया जाता है। छोटे पौधों में जड़ों तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिससे कि खाद्य पदार्थ व कच्चे सामग्री जो होती है, कच्ची सामग्री जैसे अभी हमने देखा ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पादप शरीर के समस्त भागों में आसानी से वितरित हो जाती है। जैसे जो छोटा पौधा है ना, एक हाथ का है, 2 हाथ के पौधे जो हैं, इसमें क्या होता है, जड़ों के बीच, जड़ों से और उनके शीर्ष भाग के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो ये आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लंबे पौधों की बारी आती है, जैसे कि आम हो गया, नीम हो गया, है ना, आम, नीम, यूकेलिप्टस, कितना लंबा पौधा है, तो इन पौधों में क्या होता है कि जड़ों और उनके शीर्ष भाग के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो दूरियां बढ़ जाने के कारण जो है एक परिवहन की सुदृढ़ प्रणाली जो है आवश्यक हो जाती है। अतः इसलिए पौधों में जाइलम व फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में मूल रोमों के द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का पत्तियों तक परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि पौधों में मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का पत्तियों तक परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जबकि पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों तथा अन्य भोज्य पदार्थों का अन्य भागों में परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा होता है ना। जड़ से यानी कि जो मूल रोम है जड़ में, उनके द्वारा जो जल आ रहा है और खनिज लवण आ रहा है वो पौधों के समस्त भागों में पहुंचाया जा रहा है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और पत्तियों में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ बना है वो समस्त भागों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है देखिए जल का अवशोषण। तो जड़ों एवं इनकी शाखाओं पर अनेक एक कोशिकीय धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, जो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल को सीधे जो है, उपस्थित जल से ये सीधे ही संपर्क में रहती हैं, है ना। तो इन्हीं मूल रोमों के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखिए मूल रोम में कोशिका। तो द्रव की सांद्रता मिट्टी में जलीय विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। जो द्रव की सांद्रता होती है, मिट्टी में जितने भी जलीय विलयन होते हैं उनकी सांद्रता से इनकी सांद्रता अधिक होती है। इसलिए परासरण द्वारा जल के अणु मूल रोम के भीतर चले जाते हैं, जिससे कि मूल रोम के जीव द्रव की सांद्रता समीपवर्ती कॉर्टेक्स कोशिका की तुलना में कम हो जाती है। यानी कि मूल रोम के जीव द्रव की जो पास की कॉर्टेक्स कोशिका है उसकी तुलना में इन जीव द्रव की सांद्रता कम हो जाती है। अतः फिर क्या होता है कि परासरण द्वारा जल जो है मूल रोम से कॉर्टेक्स कोशिका में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है इस कोशिका में जीव द्रव की सांद्रता कम हो जाती है और जल कॉर्टेक्स की अगली कोशिका में पहुंच जाता है। यानी कि जिस कोशिका में जल की सांद्रता कम होती जाती है उस कोशिका में जल आगे पहुंचता रहता है ना। इस प्रकार से कोशिका से एक कोशिका से दूसरी कोशिका और दूसरी से तीसरी आदि में चलकर जल जो है अंत त्वचा तक, यानी कि आंतरिक जो त्वचा है पौधे का, वहां तक पहुंच जाता है। और यहाँ से जो जाइलम है और यहाँ से जो जल है वो जाइलम वाहिकाओं में पहुंचता है। यहाँ फिगर में देखिए, ये फिगर है मूल रोम से जड़ के अंदर जाइलम वाहिकाओं तथा जल का मार्ग जो है इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो मूल रोम होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है ना। मूल रोम एक कोशिकीय होता है और
मृदा में जो जल होते हैं, जल के कण होते हैं, उससे ये अटैच होता है, लगा रहता है ना। तो जो जल होता है वो एक कोशिकीय जो है इनकी संरचना है मूल रूम की, उसके द्वारा ये ऊपर की ओर चढ़ता है ना, ऊपर की ओर चढ़ा बाह्य त्वचा में, है ना। तो कह रहा है कि जो समीपवर्ती कॉर्टेक्स है जो है ना, जब इसमें चढ़ने लगता है तो क्या होता है, समीपवर्ती कॉर्टेक्स की जो बात की जा रही है कि सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है ना। जो कॉर्टेक्स है इसकी सांद्रता क्या होती है, मूल रूम के जो जीवद्रव्य हैं, मूल रूम के जीवद्रव्य की सांद्रता से इनकी सांद्रता अधिक हो जाती है और मूल रूम के जीवद्रव्य की सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि परासरण दाब लगता है इसमें। तो परासरण दाब द्वारा जो होता है जल मूल रूम से कॉर्टेक्स कोशिका में, मूल रूम से कहाँ पहुंचता है, यहाँ से कॉर्टेक्स कोशिका में पहुंच जाता है। और जब इस कोशिका में पहुंच जाता है तो इनकी सांद्रता कम हो जाती है, कॉर्टेक्स की सांद्रता कम हो गई। ठीक है, जल जब मूल रूम से कॉर्टेक्स में पहुंचा तो कॉर्टेक्स की सांद्रता कम हो गई। ठीक, फिर क्या करता है कि जल जो है इस प्रकार से फिर अगली कोशिका में पहुंच जाता है ना। मतलब जहां जहां पहुंच रहा है उसकी सांद्रता कम हो जा रही है और तब ये आगे इस तरह से जल बढ़ता जा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते जो है अंतः त्वचा में ये जल पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, जब अंतः त्वचा में पहुंच जाता है उसके बाद जल जो है अंतः त्वचा से फिर जाइलम में पहुंच जाता है। ये देखिए, ये जाइलम है। ठीक है, जाइलम में पहुंच जाता है और जाइलम से होकर ये पौधे के समस्त भागों में पहुंचता है। देखिए, ये पौधे के जड़ का काट है ये, है ना। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको इसे बनाने भी आना चाहिए। नेक्स्ट है खनिज लवणों का अवशोषण। तो मृदा में घुलित खनिज लवण जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड आदि का अवशोषण भी मूल रूमों के द्वारा ही होता है। जो अभी हमने फिगर देखा कि मूल रूम से क्या जा रही है, कॉर्टेक्स में पहुंचती है, कॉर्टेक्स से अंतः त्वचा में, अंतः त्वचा से फिर जाइलम के द्वारा जाइलम में पहुंच जाती है और जाइलम के द्वारा ये पौधे के समस्त भाग में पहुंचता है ना। तो जिस प्रकार से जल का परिवहन होता है मूल रोमों के द्वारा, उसी प्रकार से खनिज लवण कौन कौन से हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड आदि, है ना। तो इनका भी अवशोषण कैसे होता है, मूल रोमों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण या फिर रसारोहण, है ना। रसारोहण को इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो देखिए ये कैसे होता है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण जाइलम ऊतक द्वारा तनों से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। देखिए अभी हमने देखा था फ्लोएम के बारे में, है ना। अब किसके बारे में है, जाइलम के द्वारा। तो तनों से होकर ये पत्तियों तक पहुंच गया, जिसे क्या कहते हैं, रसारोहण या फिर एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। जबकि लंबे जो पादप हैं उसमें क्या होता है, उच्चतम बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है कि पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में होने वाली हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, है ना। तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है पौधों के शरीर में, वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता रहता है। उसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए यही लिखा है कि इनकी पत्तियों के रंध्र और हरे प्ररोह यानी कि हरे जो तने होते हैं, तने का जो हरा वाला भाग होता है, वहां से उसमें मतलब कई प्रकार के छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, वहां से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है। तो कह रहा है उसी के द्वारा आंतरिक ऊतकों से पानी बाहर निकलता रहता है। पत्तियों के रंध्रों तथा पौधों के अन्य भागों द्वारा होने वाली जल हानि का प्रतिस्थापन जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। देखिए पत्तियों के रंध्रों द्वारा, यानी रंध्रों को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। तो पौधे के अन्य भागों द्वारा होने वाली जल हानि का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ, जाइलम के द्वारा।
पत्तियों के मीजोफिल कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसक दाब उत्पन्न करता है। एक चूसड़ दाब को बोलते हैं सक्शन प्रेशर, है ना। पत्तियों की मीजोफिल जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, एक प्रकार का सक्शन प्रेशर उत्पन्न। सक्शन प्रेशर मतलब होता है कि खींचना, ठीक है, खींचती हैं जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इसी सक्शन प्रेशर के द्वारा जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है ना। अब देखिए लिखा है कि जो जल को जाइलम कोशिकाओं से खींचता है ना, खींचता है वो। और ये खिंचाव कहाँ तक होता है कि जड़ के जाइलम तक बन जाता है। जब ये खींचता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जल के अणुओं को, तो ये खिंचाव कहाँ तक बन जाता है, जड़ के जाइलम तक। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जल अवशोषण के साथ साथ जल तथा इसमें विलय खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लंबे पौधे होते हैं वहाँ उन सभी मतलब उन पौधों के समस्त भागों तक जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक प्रकार का इनमें जो होता है मेसोफिल सेल्स के अंतर्गत एक प्रकार का सक्शन प्रेशर उत्पन्न होता है। सक्शन प्रेशर के कारण ही जल के अणु जो हैं वो खींचते जाते हैं और पौधे के समस्त भागों में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आइटम देखिए, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। देखिए, पौधों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि मनुष्यों में होती है ना, जंतुओं में भी तो होती है। विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से। तो सेम इसी प्रकार से पौधों में भी समस्त जैविक क्रियाओं, यानी पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, पोषण होती है ना, हमने भी देखा ही है सब। तो यानी कि जिस प्रकार से जंतुओं में सब प्रक्रिया होती है उस प्रकार से पौधों में भी प्रक्रिया होती है जैविक क्रियाएं वाली। तो इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, ठीक है। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से, है ना। तो देखिए लिखा है कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ये प्राप्त होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियां जो है अपना भोजन तैयार करती हैं, है ना। और ये जो खाद्य पदार्थ होता है, ये जो भोजन होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किस अवस्था में, घुलनशील अवस्था में। और किस टिश्यू के माध्यम से, तो फ्लोएम ऊतक के माध्यम से। अब देखिए, खाद्य पदार्थों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। यानी कि फ्लोएम केवल खाद्य पदार्थों का ही परिवहन नहीं करेगा, इसके अलावा ये अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का भी परिवहन में सहायक होता है, ठीक है। और जो मुख्यतः जड़ के भंडारण अंगों जैसे कि फल, बीज तथा वृद्धि करने वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, यानी अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थ, है ना। जो खाद्य पदार्थ हुए हैं, इसके अलावा अमीनो अम्ल या अन्य पदार्थ, ये क्या है, ये जड़ के भंडारण वाले क्षेत्र में भी, और इसके अलावा फलों में, बीजों में, और जो पौधों में वृद्धि करने वाले अंग है वहां तक ये पहुंचाए जाने का कार्य करते हैं। देखिए, नेक्स्ट लाइन है कि जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है उसे सामान्यतः भौतिक बलों के द्वारा भी समझा जा सकता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण होता है वो उसमें जो है ऊर्जा का उपयोग होता है, उसमें जो है एनर्जी का उपयोग होता है ना। यानी कि एनर्जी की आवश्यकता से ही ये कार्य होता है। जैसे कि सुक्रोज है, सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होता है। सुक्रोज का अगर परिवहन कराना है तो क्या होता है, किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, एटीपी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी के द्वारा। ये कह रहा है कि यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे कि जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से
उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ पे दाब कम होता है ना। जहाँ पे दाब कम होता है वहाँ तक वो एटीपी के द्वारा, एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा जो है परिवहन होता है खाद्य पदार्थों का। कह रहा है कि जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। इसको तो अभी हमने पढ़ा। फिर है कि यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतने ही पदार्थ का स्थानांतरण होता है पौधों में। ठीक है। और जब पौधों में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती तो इन खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता और बल्कि ये संचयी अंगों में संचित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से परिवहन वाला जो टॉपिक अभी तक चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है शरीर में जो हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। जैसे कि श्वसन क्रिया में CO2 मुक्त होता है ना। और इसके अलावा प्रोटीन व अमीनो अम्ल के उपापचय जब होता है शरीर में तो अमोनियम का निर्माण होता है। और ये यकृत में अमोनिया जो है ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाती है? यूरिया बनाती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अतः यूरिया को शरीर के बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है ना। तो विभिन्न प्रकार के जंतु वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन जो है विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय शरीर वाला जो जंतु है उसका क्या होता है? संपूर्ण शरीर तो एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने शरीर की सतह के द्वारा ही उत्सर्जन कर देते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं है ना, बहुकोशिकीय जंतु में एक विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उन विशिष्ट अंगों की सहायता से ही उत्सर्जन होता है। तो हमें यहाँ मनुष्य में का पढ़ना है, तो देख लेते हैं मनुष्य में क्या होता है। कि मनुष्य में उत्सर्जन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कि मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में वृक्क यानी कि किडनी है ना, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी मुख्य रूप से है। और ये एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा यानी कि पेट में कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुकी दंड जो होती है बीच में, जब आप देखेंगे बिल्कुल पीठ के साइड आप देखेंगे बिल्कुल लंबी सी होती है ना। तो उस कशेरुकी दंड के दोनों ओर जो है एक एक वृक्क स्थित होते हैं। मानव के वृक्क का आकार अगर हम देखेंगे तो वो सेम के बीज के जैसा होता है, यानी कि बीच में चपटा और किनारों पे फूला सा। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। और बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ आगे की ओर स्थित रहता है। ठीक है। और वृक्क में क्या होता है? वृक्क की जगह अगर हम अधर तल को देखेंगे तो उसके आगे की ओर एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। आइए से हम फिगर में देख लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है ना कि वृक्क कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का है ना। सेम के बीज को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम यही आकार होता है, बीच में चपटा और किनारों पे फूला हुआ सा। ठीक। कह रहा है कि इसकी जो ऊपरी साइड में क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, टोपी जैसी संरचना पाई जाती है ना। यहाँ देखिए जिसे क्या बोलते हैं? वृक्क में रीनल धमनी या फिर वृक्क धमनी होती है जिसमें से रुधिर जाता है और केवल एक ही रीनल शिरा या फिर वृक्क शिरा द्वारा रुधिर वापस आता है। इसके भीतरी तल के मध्य से मूत्र वाहिनियां निकलती हैं जो कि मूत्राशय में खुलती हैं, जो कि नीचे की ओर एक कोशीय मूत्र नाल के द्वारा जनन मूत्र के रास्ते द्वारा ये बाहर जो है निकल जाता है। यानी कि एक जो है यूरिनल वेज पाए जाते हैं, मूत्र मार्ग पाए जाते हैं जिसके रास्ते ये बाहर की ओर निकलता है। नेक्स्ट देखिए वृक्क की उत्तकी संरचना। तो प्रत्येक मानव वृक्क में 2 भाग होते हैं, आंतरिक भाग, ठीक है, आंतरिक भाग को बोलते हैं मेड्यूला, तथा बाहरी भाग यानी कि कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ना। कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स कितने पाए जाते हैं? 10 लाख पाए जाते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन जो है किसमें बटा होता है? बोमेन्स के संपुट यानी कि बोमेन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। बोमेन्स संपुट
केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस, है ना, जो नेफ्रॉन होते हैं वो किसका बना होता है? बोमेन्स संपुट और ग्लोमेरुलस का बना होता है। बोमेन्स संपुट के पीछे की ओर वृक्क नलिका खुलती है ना। बोमेन्स संपुट के पीछे की ओर वृक्क नलिका होती है और वृक्क नलिका में चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। सभी वृक्क नलिकाएं एक केंद्रीय गुहा में खुलती हैं जिसे कि पेल्विस कहते हैं, जो कि मूत्र नली से जुड़ी रहती है। अब देखिए, पुरुषों में अगर हम बात की जाए तो पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु यानी स्पर्म जो है वो दोनों मूत्र नाल के द्वारा ही खुलते हैं, जबकि स्त्रियों में क्या होता है? यूरिन ट्यूब जो होता है, यूरिनल ट्यूब्स और यूनी जो होता है उसके मार्ग अलग अलग होते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, वृक्क की अनुदैर्घ्य काट जो है ये इसका फिगर दिया हुआ है। देखिए इसमें ये वृक्कीय धमनी है ना। वृक्कीय धमनी के नीचे क्या है? नीचे की ओर वृक्कीय शिरा पाई जाती है। वृक्कीय धमनी से क्या होता है? रक्त जाता है, और जबकि जो रीनल शिरा है, वृक्कीय शिरा है, उससे क्या होता है? रक्त वापस आ जाता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि जो ये इसमें जो है कई प्रकार के क्या होते हैं? 10 लाख जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ना। इसमें जो है कई छोटे छोटे जो है 10 लाख जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और फिर हमने अभी पेल्विस के बारे में देखा। अभी हमने पढ़ा कि जब सभी वृक्क नलिकाएं होती हैं, जितनी भी वृक्क नलिकाएं हैं वो कहाँ खुलती हैं? एक संग्राहक यानी कि पेल्विस में खुलती हैं। इस फिगर में देखिए एक वृक्क नलिका का फिगर दिया हुआ है ना। अभी हमने पढ़ा ना कि वृक्क नलिका में क्या होती हैं? केशिका गुच्छ पाई जाती हैं, बोमेन्स संपुट पाए जाते हैं, है ना। देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये है अभिवाही धमनिका और ये है अपवाही धमनिका, और ये है इनका वृक्क का शिरा, है ना। तो मनुष्य की वृक्क नलिका जो है वो कहाँ खुलती है? अभी हमने पढ़ा संग्राहक में, है ना। संग्राहक में, संग्राहक को क्या बोलते हैं? पेल्विस कहते हैं। यानी कि यहाँ से ब्लड जो आ रहा है वो देखिए, ये जो अभिवाही धमनिका है इसमें से होकर रक्त जो है केशिका गुच्छ में आता है ना। यानी कि ग्लोमेरुलस में यहाँ से रक्त पहुँचता है, ठीक है। और रक्त में जो भी मटेरियल होते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ या फिर कुछ लाभदायक पदार्थ भी होते हैं, जल की मात्रा होती है ना। तो इस रक्त के माध्यम से यहाँ पे केशिका गुच्छ में पहुँचता है और यहाँ पे इसके बाद जो है जो नलिकाएं हैं इसमें जो ब्लड में जल के माध्यम से खनिज लवण होते हैं, है ना। इसके अलावा सॉल्ट होते हैं, है ना। और फिर ग्लूकोज वगैरह की भी मात्रा होती है। तो उन सब का ये इसमें छन्नित्र होता है, इसमें इनको छाना जाता है ना। फिर जो छन्नित्र जो होता है उसको तो वापस भेज दिया जाता है, और जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, उसे कहाँ भेज दिया जाता है? संग्राहक में भेज दिया जाता है ना। तो अभिवाही धमनिका के द्वारा जो है रक्त प्रवेश करता है केशिका गुच्छ में, और अपवाही धमनिका के द्वारा जो है रक्त को वापस भेजा जाता है। यानी कि अभिवाही धमनिका से रक्त आता है और अपवाही धमनिका के द्वारा रक्त जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्सर्जन क्रिया। तो इसमें क्या है कि वृक्क नलिकाएं एक प्रकार से छन्नी का कार्य करती हैं, छन्नी का कार्य करती हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि रुधिर चौड़ी अभिवाही धमनिका द्वारा, अभी हमने देखा ना कि अभिवाही धमनिका के द्वारा बोमेन्स कैप्सूल यानी कि केशिका गुच्छ, है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल में जाता है और फिर संकरी जो सकरी होती है अपवाही धमनिका के द्वारा उससे बाहर निकल जाता है, जिससे कि रुधिर का दबाव जो है वो ग्लोमेरुलस में पड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप रुधिर में घुले सभी पदार्थ छन जाते हैं। जितने भी लाभदायक पदार्थ होते हैं वो ग्लोमेरुलस में छन
छने हुए पदार्थ में लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जब यह द्रव्य वृक्क नलिका से होकर गुजरता है तो वृक्क नलिका की दीवार में से लाभदायक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज आदि को अवशोषित कर ले जाता है। तो इस प्रकार से केवल हानिकारक पदार्थ ही संग्रह नलिका में पहुंचता है और उसके अलावा मूत्रवाहिनी से होते हुए ये मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनकी बात की जा रही है, और मूत्राशय में ये पहुंच के आवश्यकता अनुसार जो है इन्हें बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि यूरिन के रूप में बिल्कुल वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है देखिए परासरण नियंत्रण। तो वृक्क जो है परासरण नियंत्रण का भी कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। आवश्यकता से अधिक जब जल पीने पर जो ये रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो तनु हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है ना। तनु को बोलते हैं, मतलब पतला हो जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथ के पश्च भाग से वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क के भाग में पाया जाता है ना। तो वही कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि से इसके पश्च भाग से वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। और कम वेसोप्रेसिन हार्मोन के प्रभाव से वृक्क नलिकाओं द्वारा जो छनित्र होता है उससे कम जल का पुनरावशोषण होता है। यानी कि जब जल की मात्रा अधिक हो गई तो वेसोप्रेसिन का जो सिक्रेशन हो गया, स्रावण भी अधिक हो जाता है ना। और जब जल की मात्रा रुधिर में कम होती है तो वेसोप्रेसिन हार्मोन का उत्सर्जन भी यानी सिक्रेशन भी अधिक हो जाता है। तो कह रहा है कि जब कम वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है तो उसके प्रभाव से वृक्क नलिकाओं के द्वारा जो फिल्ट्रेट होता है उससे कम जल का पुनरावशोषण होता है। जिससे क्या होता है, जल का कम पुनरावशोषण होगा तो मूत्र क्या होगा, अधिक बनता है और अनावश्यक जल शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, शरीर में अधिक जल की मात्रा ना हो पाए, है ना, जल की मात्रा संतुलित रहे, इसके लिए क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से वेसोप्रेसिन नामक का हार्मोन निकलता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है कि इसी प्रकार जो होता है जब जल की कमी हो जाती है, जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। वेसोप्रेसिन जो है वो अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे क्या होता है, यूरिन कम बनता है और शरीर में जल की हानि नहीं होती। ठीक है, अगर यूरिन तब भी अगर अधिक बनेगा तो क्या होगा, जल की हानि हो सकती है ना, शरीर में जल की हानि हो सकती है जो कि बहुत ही खतरनाक उस स्थिति उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है उत्सर्जन का महत्व। तो उत्सर्जन किस प्रकार से लाभदायक है शरीर के लिए, तो ये क्या करता है, शरीर के हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा जो है ये समस्थैतिकता बनाए रखता है, यानी कि शरीर के अंदर के वातावरण को मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर क्या है कि उत्सर्जी पदार्थों की आवश्यक मात्रा को शरीर में बनाए रखता है, मतलब जो भी उत्सर्जी पदार्थ जो हैं और आवश्यक हैं उनको जो है शरीर में संतुलित रखता है, उनकी मात्रा को। नेक्स्ट देखिए यूरिन के बारे में। तो यूरिन कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें जो है सामान और हल्के पीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है ना। तो और फिर क्या हो रहा है कि यूरिन में 95% तक वाटर होता है, 2% लवण पाई जाती है, 2.7% इसमें यूरिया होती है। इसके अलावा 0.3% यूरिक अम्ल है ना, और क्रिएटिनिन, इसके अलावा क्रिएटिन आदि पदार्थ जो इसमें मिले होते हैं। अभी देखिए कह रहा है कि जो यूरिन का पीला रंग क्यों होता है, यूरोक्रोम के द्वारा। यूरोक्रोम क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उनके विखंडन से यूरोक्रोम बनता है, जिसके कारण जो है यूरिन का कलर पीला होता है, हल्का पीला। यूरोक्रोम क्या है, एक रंगा पदार्थ होता है। और जब मूत्र के जब प्रमुख नाइट्रोजनी पदार्थ का अगर हम पता करें तो प्रमुख इनमें नाइट्रोजनी पदार्थ होता है यूरिया।
नेक्स्ट है हमारा हेडिंग कृत्रिम वृक्क यानी कि डायलिसिस। तो क्या होता है कि कभी कभी वृक्क जो है किसी गंभीर बीमारी के द्वारा, किसी संक्रमण के द्वारा खराब हो जाता है, तो क्या होता है इसकी क्रियाशीलता घट जाती है, यानी कि ये रुधिर को छानने का कार्य नहीं कर पाता है। तो रुधिर को जब छानने का कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, रुधिर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होंगे वो छन नहीं पाएंगे, शरीर के लिए वो हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो है कृत्रिम वृक्क के द्वारा इनका जो है डायलिसिस किया जाता है ना, और डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें बाहर निकाला जाता है। तो देखिए लिखा है कि कृत्रिम वृक्क का कार्य जो है वृक्क के समान ही तो होता है, लेकिन इसमें पुनरावशोषण की क्षमता नहीं होती। इस कारण क्या होता है, निस्यंद की मात्रा अधिक हो जाती है और शरीर के कुछ जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, आवश्यक मटेरियल जो होते हैं, वो भी छान दिए जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन जो होता है 180 लीटर निस्यंद बनता है। ठीक है, 180 लीटर निस्यंद बनता है, लेकिन एक दिन में एक मनुष्य जो है 1.5 लीटर से 2 लीटर यूरिन का ही सिक्रेशन करता है, क्योंकि जो अन्य जो शेष निस्यंद होता है वो वृक्क नलिकाओं के द्वारा पुनरावशोषित हो जाता है ना। और लेकिन जब हम डायलिसिस प्रक्रिया करें, कृत्रिम वृक्क की बात करें, तो कृत्रिम वृक्क के में क्या होती है, ये पुनरावशोषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। ठीक, पुनरावशोषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, इससे क्या होता है, लाभदायक पदार्थ भी छन जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, पादपों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो देखिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पन्न होती है ऑक्सीजन, वो अपशिष्ट पदार्थ होती है। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन कैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गई। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, है ना, अपना भोजन निर्माण करने के लिए। तो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वो ऑक्सीजन मुक्त करता है ना। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या हुआ, एक अपशिष्ट उत्पाद हुआ, है ना। तो फिर क्या कर रहा है कि वे अतिरिक्त जल को, यानी पौधे जो हैं वो अतिरिक्त जल को भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकालते हैं और अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का भी क्षय कर सकते हैं, यानी कि पत्तियों में भी कुछ अगर अपशिष्ट पदार्थ हों तो उनको भी वो गिरा देते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधों में, जैसे रेजिन और गोंद। ठीक है, रेजिन और गोंद पाया जाता है जो पौधों में, जो गोंद पाए जाते हैं पौधों से, वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। तो इस प्रकार से आपका जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हो जा रहा है ना। और अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।